गुड मॉर्निंग। थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग एक्सेलरेशन एनालिसिस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर ली थी पिछले वीडियोज में। किसी भी मैकेनिज्म का, स्पेशली 4 बार मैकेनिज्म एंड स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, हम एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके हिसाब से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना। तो हमने, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम और इसका इक्विवेलेंट, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम पर बेस्ड वेलोसिटी डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। ये एक्चुअली एक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम, ये वही डायग्राम है जो हमने प्राप्त किया था वेलोसिटी एनालिसिस वाले लेक्चर में वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के दौरान। तो सेम प्रॉब्लम का क्या है, जो रिजल्ट आया था हमने बस यहाँ लिखा है, हम कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं कि कैसे वेलोसिटी आया है। इसके लिए आप वो पिछली वेलोसिटी एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन था उसमें गिवन था कि एक फिक्स लिंक है जो कि 100 mm का, एक 56, 66 और 50। तो ये जो डेटा है वो एक्चुअली उस क्वेश्चन में आप सब देख सकते हैं इसको। तो सेम क्वेश्चन मैंने किया, उसमें हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे बस हम इसी प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना और एक्सेलरेशन निकाल करके सीखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जस्ट ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट हम क्या किए हैं, वेलोसिटी डायग्राम। इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ आया था 5.25 आया था, 4.35 एंड दिस इज 3.4, कुछ यही आया था। तो यहाँ तक हो गई बात कि वेलोसिटी डायग्राम हमने बना लिया। ये कैसे बनता है आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं यदि आपको पता नहीं है तो। इसके बाद अब इस वेलोसिटी डायग्राम की मदद से हम क्या बनाने वाले हैं, एक्सेलरेशन डायग्राम। और एक्सेलरेशन डायग्राम यदि बन जाता है तो आप आसानी से फिर किसी भी लिंक का, किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, अब थोड़ा सा मैं इसमें आपको हिंट समझा देता हूँ फिर से। हालांकि ये तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम हो गया पूरे मैकेनिज्म का। ये 4 बार मैकेनिज्म है जिसका एक पोजीशन, जब ये क्रैंक AB क्रैंक 60 डिग्री पे हो तो उसके पूरे लिंक का, पूरे मैकेनिज्म का पोजीशन क्या होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 80 डिग्री पे, 95, ये सब कैलकुलेट करके हमने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में लाया था। तो ये उसके एग्जैक्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके इसी पोजीशन के आधार पे उस टाइम हर लिंक का, हर पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा ये नोट किया गया था। जिसमें कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखा था हमने कि हर लिंक के परपेंडिकुलर उसका वेलोसिटी होगा। तो BC के परपेंडिकुलर, BC, ये जो BC है इसके परपेंडिकुलर रखा गया है। ये CD है तो इसके परपेंडिकुलर में ये CD रखा गया है। और ये AB है तो इसके परपेंडिकुलर में ये AB रखा गया है। और कुछ भी नहीं किया गया है। इसके बाद हिसाब से जो लेंथ आया था सो आ गया था। फॉर डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये वेलोसिटी एनालिसिस का पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन एनालिसिस पे। तो हमें ये पता है, पिछले वीडियो में एक्सेलरेशन वाले पार्ट में हमने ये सीख लिया है कि एक्सेलरेशन, किसी भी लिंक का एक्सेलरेशन 2 कंपोनेंट में होता है, एक टेंजेंशियल और दूसरा सेंट्रीपिटल, और इन दोनों का वेक्टर सम ही उसके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना तो तय था कि ये यदि कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम 4 लिंक का है तो इसका वेलोसिटी डायग्राम क्या कहते हैं का 3 साइड बना था, एक ट्रेंगल जैसा बना था। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई एक लिंक फिक्स होगा और ये दोनों लिंक जो है एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये पॉइंट को करेगा। तो बाकी जो 3 लिंक हैं, इन तीनों के पास वेलोसिटी हो गई, ये 3 लाइन बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ट्रेंगल मिला था। बट इन एक्सेलरेशन डायग्राम ये जो है इसके बीच कोई एक्सेलरेशन तो नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो उससे का तो कोई चक्कर नहीं है। बट हर एक लिंक का 2-2 एक्सेलरेशन आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक लिंक का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो इस प्रकार से इसका मतलब क्या है, मेरे एक्सेलरेशन डायग्राम में 6 साइड्स बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे वो हम उस पर आते हैं। तो फिलहाल बनाने से पहले हम उस 6 को एक तरीके से अरेंज कर लेते हैं एक टेबल के फॉर्म में, और उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह सब मेंशन कर लेते हैं ताकि हमको इजी रहे डायग्राम बनाने से, हमें कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला काम क्या कर लेते हैं, टेबल के रूप में हम, क्योंकि बहुत सारे फोर्स हो गए हैं ना, बहुत सारे एक्सेलरेशन हो गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक टेबल के फॉर्म में उसके वैल्यू को बस अरेंज करके लिख दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने उस लिंक से जिसका सब कुछ हमें पता है। तो हमें इस AB लिंक का रोटेशन और मैग्नीट्यूड सब कुछ पता था। तो इस लिंक का भी 2 कंपोनेंट होगा, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल, दैट इज रेडियल। तो
नंबर 1 बात करें, हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सेंट्रीपिटल कंपोनेंट से। तो सपोज हम एक्सेलरेशन को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो है B का A के अबाउट, B का A के अबाउट, ये इसी के डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया आपका, और C हमने नोटेशन दे दिया सेंट्रीपिटल के लिए। तो ये चीज़ें हो गई, ये इसका नेमिंग समझ सकते हैं आप इसको FCBA कह लीजिए। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चूंकि ये सेंट्रीपिटल है, हमें पता है कि V² होता है। तो इस लिंक का वेलोसिटी कितना है, ये AB है, ये है ना AB, इस लेंथ का ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है अपॉन R। तो R तो इस लिंक का लेंथ हो जाएगा AB इज इक्वल टू, अगर AB की वैल्यू हम मीटर में ले तो ये तो स्केल का था, तो एक्चुअली आया था 0.525 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्क्वायर अपॉन 0.05, क्योंकि ये कितना था 50 mm, तो मीटर में इसका वैल्यू कितना आ गया समथिंग, तो इसको हम लिख लें। तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 5.51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट रहने देते हैं, ये उसी में है। ओके, चलिए यहीं पे लिख देता है हम यूनिट। ओके, तो ये जो है सारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। अब बात है कि चूंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये किसका है, AB लिंक की बात कर रहे हैं दिस। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमने बात की सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, तो पहला बात AB लिंक पे आइए। तो इस लिंक का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, उस लिंक के पैरेलल होता है, दैट मीन्स पैरेलल टू AB। और याद रखें, दूसरा इसके सेंस की बात करें, मतलब पैरेलल तो चलिए ये डायरेक्शन हो गया, लेकिन इसका सेंस किस ओर होगा, एक्सेलरेशन किस ओर होगा, इस तरफ या इस तरफ, मतलब कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा या फिर इधर होगा। तो हमेशा सेंट्रीपिटल क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा हो उस एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा, B का A के अबाउट। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स ए। ध्यान दीजिएगा, हमने कैपिटल ए लिखा है। जैसे ही यदि हम कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल मतलब कन्फिगरेशन डायग्राम में सर्च कीजिएगा। यदि कहीं आपको स्मॉल में लिखा मिले तो आप वेलोसिटी डायग्राम में सर्च कीजिए, क्योंकि स्मॉल नोटेशन यूज किया गया है वेलोसिटी डायग्राम में, और ग्रेटर नोटेशन जो यूज किया गया है किसी लेटर का वो कन्फिगरेशन डायग्राम में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बड़ा वाला ए लिखा, इसका मतलब आप यहाँ पे ढूंढिएगा कन्फिगरेशन डायग्राम में। सिमिलरली इसी प्रकार से हम यदि निकालना चाहें टेंजेंशियल कंपोनेंट AB लिंक का, तो ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ B अबाउट A। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है R इंटू अल्फा। तो R कितना है हमारे पास, तो चलिए पहले अल्फा लिख लेते हैं, इंटू R तो एक्चुअली लिंक का लेंथ है AB। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और, जो मेरा अल्फा है वो कहाँ है, क्योंकि अल्फा हमने यहाँ दिखलाया नहीं है। तो सबसे पहले ये जो आपको एरो मैंने दिया था ये तो है ओमेगा। एक्चुअली जो मेरा वेलोसिटी इंस्टेंट पे है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी AB लिंक का। ओके, और इसके साथ साथ चूंकि हम यदि एक्सेलरेशन डायग्राम तभी बनाना होगा जब उसमें एक्सेलरेशन गिवन होगा पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट पे, तो वो आपको गिवन होगा। तो वो एक्सेलरेशन सपोज कुछ इस तरीके, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है इस टाइम पे। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि मेरा जो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में, मतलब कि क्लॉकवाइज है, जबकि वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये मेरा जो वैल्यू आया कितना आया, अल्फा इंटू AB। तो अल्फा इंटू AB की बात करें तो अल्फा कितना है, अल्फा गिवन है 26 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
चूंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ये गिवन होगा जब एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना होगा तो किसी एक लिंक का। तो ये आपको 26 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 26 इंटू 0.05 इक्वल टू 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो यूनिट तो लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसके डायरेक्शन क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियल है ये, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा लिंक के परपेंडिकुलर। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब परपेंडिकुलर किसके, लिंक ए बी के। तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू ए बी, या आप चाहें तो इस डायग्राम के रेफरेंस से बोलें तो पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ये इस ए बी के परपेंडिकुलर है। तो आप इस पैरेलल टू स्मॉल ए बी, या तो फिर परपेंडिकुलर टू ग्रेटर ए बी, या तो चलिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसके चक्कर में पढ़िएगा, आप ये याद रखिएगा, हमेशा बड़े वाले से ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल होता है हमेशा लिंक के, ये परपेंडिकुलर होता है। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बतला दिया, कहीं मिले तो कन्फ्यूजन ना हो। तो एक जगह मैं इसका यूज़ कर लिया हूँ, तो इस नोटेशन में नहीं याद रखिएगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा बड़े वाले से कंपेरिजन में। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब इसका डायरेक्शन जो होगा इस एंगुलर एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो मेरा जो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस लिंक के इधर होगा, वेलोसिटी उधर है, बट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो टुवार्ड्स तो इसका सेंस क्या होगा, ये इस वेलोसिटी को रिड्यूस करने का काम करेगा। मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ए के टुवार्ड्स लगेगा, मतलब कि इसको सपोर्ट नहीं करेगा। एक्सेलरेशन इसको इंक्रीज करने का काम नहीं, इसको डिक्रीज करने का काम करेगा। मतलब कि इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब टुवार्ड्स ए, दैट इज ए। इसीलिए हमने ये टेबल बनाया था कि इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को डायग्राम पे कन्फ्यूजन होता है। तो ये सब चीज़ यदि आप पहले ड्रॉ कर लेंगे तो आपको डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा और ईजिली आप क्या करते हैं, ड्रॉ कर पाइएगा। अब हम लोग आते हैं, ये भी लिंक का हो गया है। अब नेक्स्ट लिंक पे आते हैं। तो थर्ड, सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन ऑफ सी अबाउट बी, ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, बी सी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ लिंक बी सी। तो ये मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या हो गया, तो सी बी लिंक की बात करें तो सी बी के पैरेलल, सिंपल सा। सेंट्रीपिटल का जहाँ भी बात करें तो जिस लिंक की बात हो उसके पैरेलल। और इसका सेंस कहाँ होगा, किस ओर होगा, तो ये हमेशा किसकी ओर लगता है, अपने सेंटर की ओर, जिसके अबाउट से एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कुछ भी निकाला जा रहा है, जिसके अबाउट एक्सेलरेशन निकाला जा रहा है उस एक्सिस की ओर। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सी अबाउट बी है, दैट मीन अबाउट बी का मतलब क्या हो गया, बी की ओर लगेगा। ओके, सिमिलरली एफ टी सी बी क्या हो जाएगा हमारा, जब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सी अबाउट बी की बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए था लिंक बी सी का एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू लेंथ ऑफ लिंक ए बी, बट लिंक बी सी का एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें पता करना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये अननोन है मेरे लिए, बट इसका डायरेक्शन हमें पता है कि जहाँ कहीं भी होगा पैरेलल टू बी सी होगा। ये तो तय है क्योंकि टेंजेंशियल क्या होता है, लिंक के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है और सेंट्रीपिटल पैरेलल। तो ये इसका डायरेक्शन हमें पता है। सेंस की बात करें तो सेंस भी हम नहीं कह सकते हैं इसका कि किस ओर लगेगा, तो सेंस भी इसका अननोन हो गया। एंड नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए बी की होगी बात, सी बी की हो गई, तो सी का डी के अबाउट, सी डी, इसका वैल्यू की बात करें तो वेलोसिटी हमें पता है अपॉन सी डी। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको वैल्यू आएगा 3.3 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, सी डी का है तो सी डी का सेंट्रीपिटल सी डी के पैरेलल होना चाहिए, एंड इसका डायरेक्शन अबाउट डी। ओके, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा हो, जिसके अबाउट निकाला गया हो उसी के अबाउट होता है। एंड नेक्स्ट यदि हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालें सी का डी के अबाउट,
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू सी डी। तो अल्फा तो हमें पता नहीं है, अननोन। डायरेक्शन पता है हमें, सी डी और सेंस ये भी अननोन। तो इतने डेटा हमें पता है। आप देख लीजिए, ये वेक्टर टेबल है कंप्लीट हमारा, जिसमें से कुछ वैल्यूज हमें पता है और कुछ पता करनी है, जैसे ये सब चीज़ें हैं जो पता करने हैं। तो अब आप इसकी मदद से एक्सेलरेशन डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं और अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब फाइनली हम चलते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम की ओर। हमने वेक्टर टेबल बना लिया है, जिसमें हमें 4 बार मैकेनिज्म में 6 एक्सेलरेशन के कंपोनेंट मिले हैं और जिसका मैग्नीट्यूड और डेटा सब कुछ हमारे पास है। अब हम एबल हैं एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेफरेंस के तौर पे जहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे एंगल का ले लेते हैं, ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर सकें। अब इसमें चलिए एक वर्टिकल भी ले लेते हैं ताकि मेजरमेंट इजी हो। तो चलिए, एक रेफरेंस की तरह हो गया हमारा। तो यहाँ से हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जहाँ से हम डायग्राम को बनाना शुरू करेंगे। तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट से। तो हमारे डायग्राम में फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, कन्फिगरेशन डायग्राम को आप देखिए, तो मेरा फिक्स पॉइंट ए और डी है। तो चलिए हम इस तरफ से ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ए बी लिंक का सब कुछ पता है हमें, तो ए से स्टार्ट करते हैं। नेमिंग की बात करें, अच्छा इसका हम नाम क्या रखें, बड़ा वाला ए बी सी डी कन्फिगरेशन डायग्राम में यूज हो गया, छोटा वाला ए बी सी डी वेलोसिटी डायग्राम में यूज हो गया। तो यहाँ पे हमें कुछ अलग नोटेशन यूज करना चाहिए। तो चलिए कुछ भी कर लेते हैं। तो करेंगे तो हम स्मॉल से ही, उसमें हम एक नीचे 1 लगा देते हैं, A1। दैट मीन्स क्या कर रहा है, ये ए का एक्सेलरेशन बतला रहा है। ओके, तो 1 जिसमें भी लगा होगा वो एक्चुअल एक्सेलरेशन बतलाएगा। फाइनल एक्सेलरेशन की बात करें, हम किसी कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो A1 क्या है, ये पॉइंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके एक्सेलरेशन को, ए पॉइंट के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर हमारे पास डेटा जिसका भी पता है एक्सेलरेशन, तो हम देखें तो ए बी लिंक का सब कुछ हमें पता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अननोन है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ए बी को ही ड्रॉ करते हैं। तो ए बी का यदि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन की बात करें तो वो क्या है, ए बी के पैरेलल होना चाहिए। दैट मीन्स ये यहाँ से यदि 60 था तो क्या होगा, इस 60 इसी लाइन पे कहीं होगा मेरा इसका एक्सेलरेशन। तो ये जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा वो यहाँ से 60 एंगल पे, 60 एंगल पे, तो 60 सपोज ये आया। तो इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्चुअली जो लाइन ड्रॉ होकर के आएगा मेरा क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी वहीं पे होगा, इसका सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। लेकिन हमें अपने टेबल में यह भी पता है कि इसका सेंस किस ओर है, वो ए की ओर है। तो आप कन्फिगरेशन डायग्राम में ए देख सकते हैं कि ए क्या है, बी से नीचे की डायरेक्शन में, मतलब कि इस ओर है ना, बी से डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है 60 एंगल मेजर करते हुए। तो ये हो गया, बिल्कुल मैंने ले लिया। अब इसका लेंथ कितना लेना है हमें, मैग्नीट्यूड पता है 5.51, तो 5 सेंटीमीटर का भी हम लेंथ लें तो स्केलिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है मेरे 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा स्केल हम लिख देंगे इस पर। तो हम 5.51 का एक स्केल खींच लेते हैं, 7 5 12 12.5। ओके, तो ये हो गया आपका। ये जो पॉइंट है यह बतला रहा है ए बी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, मतलब कि पॉइंट बी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अबाउट ए। तो क्या हम इसका नाम क्या रखें, B1 यदि रख दें तो ये तो फाइनल एक्सप्रेशन को एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये फाइनल एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो कुछ और नेम इसका यूज कर लेते हैं। सपोज ये B का एक्सेलरेशन है ए के अबाउट ना, तो चलिए कुछ अलग नाम हो गया, B का ए के अबाउट। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया B, और इसका एक साथ में नोटेशन ये। अब हमको पता क्या है, ए बी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है कितना है, 1.3 मीटर पर सेकेंड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा होगा लिंक के परपेंडिकुलर, या तो फिर क्या करते हैं आप यहाँ से भी इसके परपेंडिकुलर लें, क्योंकि ये लिंक के पैरेलल था तो यहीं से इसके परपेंडिकुलर ले लें तो भी हो जाएगा। तो आप आसानी से
चलिए हम इसी स्केल से इसको, हमको चांद की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लाइन बनेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी अबाउट ए। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन आप देखिए अपने टेबल में टुवार्ड्स ए है। ए का डायरेक्शन जो है क्या है? इस ओर है। आप फिगर में बिल्कुल देख रहे होंगे, बिल्कुल इस तरफ है। बी से ए का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। अमाउंट कितना लेना है हमें? 1.3। तो ये जो एक्चुअली पॉइंट आया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का वेक्टर सम एक्चुअली किसको बतलाएगा? फाइनल एक्सेलरेशन को। चलिए v1 लिख देते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। अब ये तो हमने कर लिया, इसका हमें जो भी पता था सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया है। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों वेक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा हुआ वेक्टर 3, 4, 5, 6 में हमें 4 और 6 का तो कुछ भी पता नहीं है। तो हम ये आइदर 3 और आइदर 5 ये दोनों कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, चलिए हमारे लिए सिंपल रहेगा, हम स्टार्ट करते हैं जो भी फिक्स्ड पॉइंट है वहीं से करें। तो फिक्स्ड पॉइंट मेरा एक डी है, क्या कहते हैं, तो वहाँ से जो भी वेक्टर निकल रहा है उसको ड्रॉ करते हैं। तो हम पांचवा वेक्टर आप देख सकते हैं, ये जो है सी डी के पैरेलल है। तो सी डी के पैरेलल डायरेक्शन में आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो चाहिए? 3.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? यदि आप कन्फिगरेशन डायग्राम में सी डी को देखते हैं तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से 80 डिग्री एंगल पे कुछ इस तरीके से क्या कहता है बन रहा है। मतलब कि हम ये एक लाइन, ये जो आप देख रहे हैं, मेरा जो स्केल देख रहे हैं आप, ये जो स्केल का जो लाइन है कुछ इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा सी डी लिंक। तो ये जो है मेरा वेक्टर 5 जो है इस सी डी के पैरेलल है। दैट मीन्स इसी लाइन पे कहीं मेरा ये एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा। लेकिन इसके साथ क्या दिया गया है कि इसका जो सेंस है वो डी की ओर है। मतलब कि डी को अब हम कन्फिगरेशन डायग्राम में देखें तो सी ऊपर और डी नीचे है। इसका मतलब क्या है? तो मेरा ये स्केल सी डी के पैरेलल है और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो पैरेलल हो गया, इसका सेंस टुवार्ड्स डी है। डी मतलब क्या? सी और डी को कंपेयर कीजिए आप, तो डी क्या है? नीचे की ओर है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से हम नीचे की ओर, मगर कितना मैग्नीट्यूड है? 3.3। तो यहाँ से हम 3.3 का जो एक पॉइंट लेते हैं तो ये क्या बतलाएगा? सॉरी, ओके, तो ये आपको यहाँ से क्या मिल गया? सी डी। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा आपको? चूंकि ये सी डी है ना, सी डी का एक्सेलरेशन है, तो ये तो D1 था, ठीक है। तो C का D के रेस्पेक्ट में, और हम यहाँ पे एक और नाम लिख देते हैं क्योंकि D1 जो है एक्सेलरेशन ऑफ D वो भी इसी पॉइंट पे रहेगा। ओके, A और D का एक्सेलरेशन आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है, और यह पॉइंट जो है क्या है? ये C का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विथ D है। हम यहाँ पे लिखते ही जा रहे हैं सबसे अच्छा, FC ऑफ CD। ये मेरा क्या था? FC ऑफ BA, और ये था हमारा FT ऑफ BA। अब यदि एक कंपोनेंट मिला तो दूसरे कंपोनेंट में हमको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इसके परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन इसका कुछ भी हमें पता नहीं है। परपेंडिकुलर तो होगा, बस इस परपेंडिकुलर के अलावा ना इसका मैग्नीट्यूड पता, ना हमें इसका सेंस पता। तो ये इस लाइन में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। मेरा कौन सा पॉइंट? C1 पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि वो पॉइंट कहाँ है, तो बस जस्ट हम एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये एक लाइन है जिसपे मेरा C1 होगा कहीं, और
दूसरी ओर हम यदि अपने थर्ड वेक्टर बात करें तो वो क्या है कि बी से स्टार्ट होकर के सी का वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बी तो हमें पॉइंट पता है, तो हम यहाँ से इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बस बीसी के डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन क्या है, बीसी के पैरेलल। तो यहाँ से हमें बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, कन्फिगरेशन डायग्राम के बीसी के पैरेलल। तो ध्यान दीजिए, ये जो एक्चुअली ये लाइन जो है ये क्या है, ए बी लिंक के परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप डायग्राम में देखिए कि एंगल कन्फिगरेशन डायग्राम में देखिए कि बी सी ए बी सी का एंगल जो है 125 है। तो यदि हम ये 90 वहाँ से बी से 90 कट करते हैं तो ये 90 को यदि रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बाद हमें इससे और कितना एंगल लेने की ज़रूरत है। तो आप देखिए ये B1 जो है इस BC से 90 डिग्री पे है, इसमें यदि हम 35 और ले लें, 35 ओके, 35 और ले लें, तो यह जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा ये क्या बतलाएगा, इस लिंक से 125 डिग्री को, जो कि मेरे डायग्राम में BC का एंगल है AB से कन्फिगरेशन डायग्राम में। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हमें इसका लेंथ कितना रखना है 1.75 और टुवार्ड्स बी का डायरेक्शन देखिए इस ओर है, सी इधर बी इधर, मतलब कि हमें इधर जाना है। तो 1.75 हम स्केल से मेजर कर लेते हैं, पॉइंट मेरा ये था, .75 ओके, कुछ ये पॉइंट आया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका C अबाउट B ओके, चूंकि ये सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है। अच्छा, हम इसका नेमिंग आप समझ लीजिएगा कि ये सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ क्या है, BC है, CB। अब इसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन खींचना होगा जो कि इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा ओके। तो सपोज परपेंडिकुलर कुछ ये पॉइंट आया, तो यहाँ से अब हमें ये नहीं पता किस परपेंडिकुलर में कितने लेंथ पे और किस डायरेक्शन या किस सेंस में हमें इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ CB इज ए नोन वैल्यू। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं ओके। तो ये खाया जिसका हमको वैल्यू नहीं पता था, लेकिन ये इससे जो निकल के लाइन आया ये रिप्रेजेंट किसको करने वाला है, C1 को। मतलब कि C1 जो मेरा लाइन है वो इसी में कहीं होगा, और हमने इस डायग्राम से भी C1 फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। इसका मतलब इससे हमें ये आया था कि इस लाइन पे कहीं C1 होगा। तो इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब ये C1 को रिप्रेजेंट करेगा ओके। तो अब हमें A1 D1 तो फिक्स पॉइंट था, B1 के साथ साथ C1 भी फाइंड आउट हो गया है। तो अब आप इस तीनों लाइन को तीनों पॉइंट को मिला लीजिए, दिस C को B से, दिस एंड ओके। तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मेरा फाइनल एक्सेलरेशन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके, जिसका लेंथ कितना है 5.8 ओके सॉरी 5.8, this length is 3.4 and this length is 5.8
5.4। तो इसका मतलब क्या, हमें इससे एक्सेलरेशन ऑफ लिंक मिला A1 B1 इक्वल टू 5.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, B1 C1 इक्वल टू 3.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड C1 D1 या 1 कह लीजिए, ये कितना है 5.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो सारे वैल्यूज आए हैं किसी भी डायग्राम में, वेलोसिटी डायग्राम में या एक्सेलरेशन डायग्राम में, यह जो लेंथ है उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को, यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यह एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन होता है। यदि आपको किसी भी लिंक का किसी भी पॉइंट के अबाउट, यदि बी का ए के अबाउट लीनियर एक्सेलरेशन पूछे तो आप आसानी से ए बी का इस लेंथ को बतला सकते हैं 5.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी स्केलिंग किया गया हो। यहाँ पे हमने स्केल क्या लिया था, नोट कर लेता हूँ, हमने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम किया था। ओके, तो ये था हमारा स्केल। तो इसके हिसाब से ये मेरा फाइनल एक्सेलरेशन आया। यदि आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाए किसी लिंक का, ठीक है, जो गिवन था इसका ए बी का तो चलिए हमें पता ही था, ये तो गिवन डेटा ही था, तो इसका तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यदि बी का सी के अबाउट या सी का डी के अबाउट, किसी के अबाउट पूछा जाए तो आप आसानी से अब क्या कर सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा उसके लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन उसका लेंथ, दैट इज हमें पता है आर अल्फा होता है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन कितना होता है, आर अल्फा के बराबर होता है। तो यदि हमें अल्फा पूछा जाए तो यह जो लीनियर आया है, लीनियर एक्सेलरेशन जो हमने इस डायग्राम से प्राप्त किया बटा उसका लेंथ ऑफ लिंक, मतलब कि जिस पॉइंट का भी पूछा जाए जिसके अबाउट, तो उस पॉइंट का उससे जो डिस्टेंस है वो लेंथ से यदि हम डिवाइड कर दें आर से तो आर हो गया। तो ये जो होगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी में भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीके से थोड़ा सा एंगल में कन्फ्यूजन होता है, तो एंगल को यदि आप बारीकी से करते हैं, अच्छे से मेजर करके कि कौन सा एंगल किधर कितने पे जा रहा है, ये चीज़ आप अच्छे से करते हैं तो आपको इसमें कहीं कोई गलती नहीं होने वाली है। ओके, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी मेथड था, जो ग्राफिकल मेथड है एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करने का। और वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम दोनों ड्रॉ करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड था जो हमने आपको बतलाया, इसको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड कहते हैं, जिसके तरीके से हमने वेलोसिटी डायग्राम या एक्सेलरेशन डायग्राम को ड्रॉ किया है। तो ओके, तो ये था ग्राफिकल मेथड। इसके अलावा एक एनालिटिकल मेथड भी है और हम फॉरवर्ड मैकेनिज्म को कर लिए हैं। अब इसमें यदि आपको प्रॉब्लम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का हो तो आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो आपको क्रैंक जो रोटेट कर रहा होता है, हमेशा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की विशेषता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। और यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो उसका ये कंपोनेंट तो होगा, बट उस क्रैंक का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो अल्फा जीरो और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो केवल आपको इसको करना है। और उसके साथ साथ जो हम बात कर रहे थे पॉइंट सी की, इसमें जो आपको फॉरवर्ड में जो पॉइंट सी दिख रहा है वहाँ पे वो स्लाइडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो चूंकि वो एक स्लाइडर है तो स्लाइडर का एंगुलर वेलोसिटी नहीं, केवल लीनियर वेलोसिटी होता है। तो जब उसका लीनियर वेलोसिटी है तो बस उसका एक ही कंपोनेंट हो जाएगा, सी और टी ये दो ना करके उसका एक केवल लीनियर वेलोसिटी में आपको लीनियर एक्सेलरेशन का टेबल बनाना है। तो इस प्रकार से स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के केस में आपको ये कैंसिल हो जाते हैं और इस दो में से केवल एक ही का ज़रूरत होता है, मतलब कि दो कंपोनेंट के तौर पे नहीं, बस स्लाइडर का एक्सेलरेशन का टेबल हम लोग बनाएंगे। तो 1 2 3 और इसमें से इससे बनेगा एक, तो टोटल 4 टेबल मतलब 4 वेक्टर आपको
बनेंगे और उस 4 वेक्टर से ही आपको एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो वो और भी सिंपल हो जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को स्पेशल से बनाने की जरूरत है, बस आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ध्यान क्या रखिएगा हमेशा कि उसमें ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रैंक है वो नहीं होगा, वो उसका वैल्यू 0 होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। और आपको ये जो सी पॉइंट का टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल हमने इस केस में लिया है, वहाँ पर केवल उसका एक लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि स्लाइडर एंगुलर मोशन में नहीं होता है, केवल वो लीनियर मोशन में होगा। तो ये चीज़ें हो जाएगी, उसमें केवल आपको 4 वेक्टर ड्रॉ करने रहेंगे, उसके हिसाब से फिर आप सेम प्रक्रिया से इसको सॉल्व कीजिएगा, आप आसानी से कर पाइएगा। ओके, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।